नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात करेंगे आपको, देखिए जिस तरीके से कारगिल दिवस हुआ, अग्निवीरों को लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं और दल नहीं देश सर्वोपरि, विपक्ष को मोदी की खरी खरी, ये तमाम बातें हुई हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ये सवाल है। आज जो बात हम करेंगे वो कारगिल विजय दिवस की और सियासी अग्निपथ की। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार की करेंगे तो दुश्मन को ललकार की और विपक्ष के पलटवार की। बात अग्निवीरों पर आर पार की और सियासी तकरार की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल विजय दिवस पर द्रास से वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में कड़ी चेतावनी दी, तो वहीं अग्निपथ योजना पर लगातार विरोध झेल रहे विपक्ष पर जमकर पलटवार भी किया। पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना, युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना यही है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को विपक्ष ने राजनीति का विषय बना दिया। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने निजी स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ को घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया है। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक भारत की सेना की उम्र युवा होने पर चर्चा होती रही, लेकिन इस पर कोई समाधान नहीं किया गया। पहले कुछ लोगों का मानना था सिर्फ नेताओं को सलाम करना, लेकिन हमारे लिए सेना का 140 करोड़ लोगों की आस्था देश की सुरक्षा की गारंटी है। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पीएम ने भ्रम फैलाने की बात कही। आपको बता दें कि अग्निवीर योजना के तहत आर्मी, नेवी और वायु सेना में युवाओं की 4 साल के लिए अनुबंध पर भर्ती की जाती है। यह भर्ती ऑफिसर रैंक से नीचे की होती है। इसके लिए सेना की तरफ से भर्ती रैली आयोजित की जाती है। चयन के बाद 6 माह प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद अग्निवीरों की तैनाती की जाती है। यह योजना मोदी सरकार ने जब शुरू की तभी से विपक्ष इस पर सवाल खड़े करते रहा है। अब आतंकवाद के मुद्दे पर दुश्मन को पीएम की ललकार है तो अग्निवीरों पर विपक्ष को पलटवार भी। विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। पाकिस्तान को आतंकवाद के मोर्चे पर आड़े हाथ लेते हुए दो टूक शब्दों में नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई दे रही है। मैं कह देना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इसके अलावा अग्निपथ योजना पर विपक्ष का लगातार विरोध झेल रहे पीएम मोदी ने करारा पलटवार किया है। डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने कई साहसी फैसले लिए, इसमें अग्निपथ योजना भी शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। मैं हैरान हूँ कि कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना को जिन लोगों ने घोटालों से कमजोर किया, उन्होंने सेना को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। पीएम ने कहा कि मेरे लिए दल नहीं देश सर्वोपरि है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या?
उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी। और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा। 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। अब जब अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री विपक्ष पर आक्रामक हुए तो पलटवार पीएम मोदी पर भी हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि ये सेना का अपमान है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। कम से कम कारगिल दिवस जैसे दिन सच बोलने का आदत करें। लोग देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और ये भी समझ जाते हैं कि सच नहीं है। अगर ऐसे दिन भी आप नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं और कांग्रेस को बोलने का तो आदत पड़ गई। 10 साल में रोज उठकर हमारा नाम लेकर मातम करते रहते हैं, तो रोज उठ के कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। बहुत अच्छी बात है, कहीं स्वर्ग में उनको जगह मिल जाएगी तो कांग्रेस को इतने बार याद करके इतना तपस्या करते हैं। अब अग्निपथ योजना और अग्निवीरों पर सरकार और विपक्ष में तनातनी आज की नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले भी अग्निपथ योजना को लेकर वोटों की राजनीति चलती रही है, लेकिन जैसा कि यूपी और एमपी की सरकारों ने अब पुलिस भर्ती और सशस्त्र सैनिक भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने का जो फैसला लिया है, उसको लेकर भी विपक्ष इसे युवाओं के बीच लॉलीपॉप बता रहा है। लेकिन संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे विपक्ष को जहां पीएम मोदी की खरी खरी है, तो वहीं पाकिस्तान को सबक लेने की सीख भी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो कारगिल विजय दिवस और सियासी अग्निपथ, देखिए ये होना ही था, क्योंकि ये आज का जिक्र नहीं है। पहले से इन सारी बातों को लेकर सवाल उठाए गए हैं और पक्ष विपक्ष में नोकझोंक देखी गई, तकरार देखी गई। लेकिन एक समय होता है, देखिए कहीं ना कहीं 25वीं जो वर्षगांठ होती है कारगिल विजय दिवस की, सभी को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ एक जिक्र निकला अग्निवीर योजना को लेके, सेना को लेके फिर वो बात निकली है जिसको लेके हमने बहुत सारी बातें पहले भी, पिछली बार भी हमने की हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये क्या एक सियासी रूप से इसको ले जाना क्या जरूरी है, और यदि आप कोई योजना लाए हैं उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करा रहे हैं, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको लेके भी यदि विपक्ष को कोई ऐसी आपत्ति आती है, मुझे लगता है उस पर बात हो सकती है। लेकिन जब से ये योजना आई तब से उस पर सवाल खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि कारगिल विजय दिवस, जहां हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, 25वीं वर्षगांठ है, उन शहीदों को नमन कर रहे हैं, वहां पे भी एक सियासी रूप देखने को मिला बयानबाजी के द्वारा। तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे ही। इस चर्चा पर चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजकुमार मीणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार मीणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल है कर्नल शैलेंद्र सिंह, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शैलेंद्र जी का भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है पिछली बार भी हम अग्निवीरों पर बातचीत में बैठे थे, तब विषय कुछ और था, लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो बहुत अलग है, क्योंकि कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ और मुझे लगता है उन सभी शहीदों को नमन किया। पीएम मोदी ने कई सारी बातें कही हैं इस योजना को, क्योंकि सेना से जुड़ी हुई चीज है, तो इस योजना का जिक्र निकला जिस पर बहुत सारी बात आई और उनका एक बयान आता है जिसे वो सही बताते हैं, उस पर विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए। क्योंकि विपक्ष कहता आया है कि हमें मौका मिला या हमारी सरकार आती आने वाले समय में तो हम सबसे पहले इस योजना को बंद करेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कोई भी योजना आई है, कोई भी बात है, सेना को लेके सियासत क्यों? मैं तो यहीं से शुरू करूंगी पहले। देखिए राखी जी, बड़े तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसे कोई काम के लिए नहीं कहा है कि जो देश की तरक्की के लिए हो। इन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो धारा 370 हटा देंगे। आप सोचिए कि जो धारा 370 की हमारा देश आजाद हुआ है, जब से लगी हुई हमारे देश को
दो भागों में बांटा हुआ था। कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान लगा रखे थे इन्होंने। हमने उसको बड़ी मुश्किल से हटाया। अब आज ये फिर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हटा देंगे। इसी तरह से आप देखिए 500 साल किस तरह से कोर्ट के माध्यम केस लड़ा गया राम मंदिर का, और 500 साल बाद उसका फैसला आया है। तो उसके लिए भी ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर का फैसला भी दोबारा बदल देंगे। तो इसी तरह से ये हमारे देश की सेना को कमजोर करना चाहते हैं। अग्निवीर देश के लिए एक युवा सैनिक हैं, जो 4 साल की इनकी सर्विस रहेगी, जो देश के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। देश के पास एक नई ताकत होगी, एक नई उमंग होगी, और जब 4 साल के बाद ये आएंगे तो इनका भी भविष्य उज्जवल है। कहीं से कहीं इनको कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो 4 साल के सैनिक है तो हमारे और सैनिक है वो बंद हो जाएंगे, नहीं। जो और सैनिक है वो यथावत जैसे है वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई वो नहीं है। बल्कि इनमें से 24% वो रहेंगे, 25% वो लोग रहेंगे जो 4 साल के अंदर आर्मी की जो कैडर्स होते हैं, आर्मी की जो क्लासेस होते हैं, उनको समय रहते अगर पूरा कर लेते हैं तो इन्हीं में से 25% वो लोग होंगे जो आर्मी में परमानेंट हो जाएंगे। और जो नहीं करना चाहते वो 4 साल के बाद आ जाएंगे। उनके लिए सिविल में भी बहुत सी जगह खुली हुई है। तो ये एक ऐसा कदम था और जिसको कुछ सरकार ने नहीं लाई, ये तीनों सेनाओं ने मिलकर इसके ऊपर बहुत ही विश्लेषण किया, बहुत सी मीटिंगें चली, एक एक बारीकी से इसको समझा गया, तब इसको बिल को पास किया। ऐसे नहीं हो गया। मगर आज कांग्रेस क्या कहती, हम आएगी तो अग्निवीरों को खत्म कर देंगे। तो ये वही कांग्रेस है जो कहती, नेहरू जी ने भी कहा था कि हमें आर्मी की क्या जरूरत है, हम तो पुलिस से काम चलेंगे। मगर भला हो उस टाइम पाकिस्तान का, जो इनके झंडा डाल दिया उन्होंने तुरंत ही। आज जैसे ही बंटवारा हुआ तो इन्हें लगा कि नहीं, सेना की जरूरत है। और इनके शासनकाल में क्या होता था राजीव जी, और मैं आपको बताऊं कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो नेवी का हमारा सबसे बड़ा बेड़ा था NSA विराट। उस पानी के जहाज को ये लेके एक आइलैंड पे गए थे राजीव गांधी, और उसमें कौन गया था? कोई राजनीतिक नहीं गए थे, कोई विदेशी लोग नहीं गए थे, इनकी ससुराल वाले गए थे और जाके उसके पिकनिक बनाई थी। 3 हेलीकॉप्टर नेवी के आयरलैंड से और इसमें विराट को लाने में, इनकी सेवा करने में लगे थे। आप सोचिए कि आर्मी के प्रति इनकी सोच क्या रही है। आज आर्मी का मान बढ़ा है, आज आर्मी सशक्त हुई है, आज आर्मी ताकतवर अपने आप को समझ रही है। हमारी आर्मी का मनोबल हरदम बहुत ऊंचा रहा है। मैं भी एक आर्मी पर्सन हूँ, मैं भी आर्मी में जॉब करके आया हूँ, तो मैंने वो चीजें देखी है। मगर जिस तरह से आज आर्मी को आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं, उसको अच्छी से अच्छी यूनिफॉर्म दी जा रही है, इनके टाइम में ऐसा नहीं होता था। अगर आतंकवादी हमारे, राखी जी 2 सेकंड में आवाज खत्म करूंगा। हाँ। हम जब थे तो हमारी तैनाती जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर रही है। अगर आतंकवादी हम पे हमला कर देते थे तो मैं पलट के हमला करने के लिए मुझे कहां से जवाब मिलता था? केंद्र से। अगर केंद्र आदेश देगा तो गोली हम चला सकते थे, और अगर हमने अपनी तरफ से चला दी तो हम दूसरे दिन कोर्ट मार्शल होकर सिविल जेल में होते थे। मगर आज हमारे सैनिक को आदेश है, अगर गलती से तुम्हारे ऊपर कोई एक अगर पाकिस्तानी या कोई टेररिस्ट गोली चलाता है तो आप तब तक फायर बंद मत करिए जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो ये फर्क पड़ा है जब से लेके। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। राजकुमार मीणा जी, बहुत सारे, देखिए फिर वही बात है, बात चली थी कि सेना को लेके सियासत क्यों, तो वो सियासत की कहानी ऐसे चली है कि पिछली सरकारों पर भी चली गई, वर्तमान में चल ही रही है। एक महत्वपूर्ण बात, कोई योजना आ गई, उसका आने वाले समय में कितना फायदा है, कितना नुकसान है, हो पाएगी या नहीं। जैसे एक बात निकली थी कि भाई 4 साल के बाद जो 25% लोग हैं वो परमानेंट भी हो जाएंगे, लेकिन फिर ये क्राइटेरिया कैसे तय करेंगे कि 25% जो है उनमें से वो 25% कौन होंगे और बाकी लोगों का क्या होगा। तो कुछ पहलू ऐसे हैं इस योजना के जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, मुझे लगता है उस पर क्लियरिटी की जरूरत है। लेकिन एक बात और भी है कि विरोध अपनी जगह है, लेकिन सेना पे सवाल उठाने का मकसद जो होता है या बार बार आ जाता है सियासी रूप से, वो ठीक नहीं है। शहीद हमारे वीर जवानों को नमन और सलाम। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कभी भी सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं किया। जो अग्निवीर योजना इनसे निकाली है उसकी मुझे एक बात, भर्ती होने की
करना पड़ता है। अगर आतंकवादियों का सामना करना पड़ता तो अग्निवीर भी सामने रहते। कोई आतंकवादी की गति नहीं है बटालियन वालों को। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये होती है कि हमारे पूर्व सैनिक यहाँ बैठे और स्टार्टिंग में इन्होंने इतने बड़े झूठ के साथ किए कि उसका हम मतलब बड़ा दुख होता है कि सैनिकों के लिए हमेशा दिल से सम्मान होता है। मैं तो सिंपल से एक बात कहता हूँ, आपकी जब सारी प्रक्रिया एक है तो उनको मिलने वाली सुविधाओं और दैनिक बत्तों में असमानता क्यों? आप अग्निवीरों को छुट्टियां कम देते हो, दूसरों को ज्यादा देते हो। आप उनके परिवार को मिलने वाली सुविधाओं की हम बात कर ले। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अग्निवीर के समर्थन में आपको जो पेंशन और जो आपके परिवार को कैंटीन सुविधा अन्य सुविधाएं मिल रही है वो छोड़ सकते हो क्या? सेना एक है, देश एक है, छोड़ सकते हो? कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। दूसरा, इन्होंने बोला धारा 370 वाला मामला, तो शायद मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जब धारा 370 लगी थी तो वहां के दो वहां प्रधानमंत्री प्रमुख हुआ करते थे, किसने हटाया? कांग्रेस ने हटाया। धारा 370 को हमने इतना कमजोर कर दिया था, सिर्फ आपने वहां पे धारा 370 के अंदर से सिर्फ एक चीज हटाई है कि वहां पर बाहरी आदमी जमीन खरीद सकता है। और जमीन किसने खरीदी? आपकी उद्योगपति मित्र अडानी ने। पूरा देश जानता है, आप उसको कुछ भी बोलो। राम मंदिर की केस की 500 साल पहले की बात कर रहे तो शायद इनको पता नहीं मुकदमा अभी का है, 500 साल पुराना नहीं है। और राम मंदिर के ताले भी श्री राजीव गांधी जी ने खोले थे। दूसरी, शर्म आती है प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हुए, इस अग्निवीर योजना के बारे में बात करते हुए देश के फाइटर प्लेन तेजस का नाम लेना नहीं आता। और आज तक अगर इस देश के प्रधानमंत्री ने उनका दिल से सम्मान किया होता तो मैं तो एक बात मानता हूँ, पुलवामा अटैक की आज तक जांच क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं पेज जारी किया गया? अगर उस पर अगर जांच नहीं हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इस देश का हर युवा, इस देश का हर आम नागरिक ये बात पूछना चाहता है कि आप बादलों के पार रडार देख लेते हो, आप दुनिया की टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हो, लेकिन क्या आज तक पुलवामा अटैक की उसके बारे में यह आपको पता नहीं लगा कि 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? जबकि आप देखिए वहां के राज्यपाल जो रहे हैं उन्होंने खुलासा किया है कि हमें पूरी जानकारी थी, मैंने बताया गया, लेकिन हमें चुप रहने के लिए बोला गया। उनकी वहां भी उन्होंने सीट की, उनको चुप कराने के लिए भेजा। कितनी शर्मसार बात है। आप देखें इस देश के अंदर जब कांग्रेस की सरकारें रही तो वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी पावर वायुसेना बनी थी, इन्होंने नहीं बनाई। और जब घोटाले की बात करते हैं तो इनको तो शर्म आना चाहिए। अरे कारगिल युद्ध में ताबूत में जो शहीद थी, जिनकी लाशें घर पे लाए जा रही थी शहीदों के, ताबूत घोटाला आप लोगों ने किया, उस पे पैसे खा गए। राफेल का घोटाला आप देख लीजिए, अपने उद्योगपति मित्र का कर्जा पूरा करने के लिए ऐसी संस्था को आपने राफेल खरीदी दे दी और उसको 10 गुना दाम में आपने खरीदा, जिसने अपना बड़ा राफेल घोटाला करके अपना कर्जा चुकाया है। ये मैं एक बात कहना चाहता हूं, कौन झूठा? या तो अग्निवीर सहित परिवारों के लोग झूठे जिन्होंने अपना बेटे को खोया है, या वो बेटा झूठा जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हम सब लोगों के लिए, जिसकी वजह से यहाँ बैठे। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि यहाँ बैठ के डिबेट पे हम बात कर लेते, लेकिन पूरा देश ये पूछना चाह रहा है कि जो अग्निवीर जो शहीद होते हैं उनके परिवार के लोग। मैं राजस्थान से आता हूँ, हमारे पूरे देश के हिस्से से बहुत सारे लोग सेना में भर्ती होते, लेकिन मुख्यतः हमारे शेखावटी और मारवाड़ के लोग ज्यादा राजस्थान के सेना में जाना चाहते हैं। हम लोग उनके बीच में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके इंटरव्यू आते, उनकी बात आते, उनके परिवार में पूर्व में भी सेना में रहे, वो सब इनका विरोध करते हैं। तो क्या वो सब लोग गलत है? ठीक है राजकुमार मीणा जी, मैं जवाब लूंगी। बाकी मेहमानों की छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आज है। शैलन जी हमारे साथ जुड़े। प्रियदर्शी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आप प्रियदर्शी जी, मुझे लगता है एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ ये है कि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ, जिसमें जाहिर तौर पे जिन्होंने अपनी जान गंवाई उन शहीदों को श्रद्धांजलि थी, उनको नमन था। मुझे एक बात ये भी पता नहीं क्यों आ रहा है जहन में ये सवाल कि ठीक है, सेना की बात हो रही थी, जवानों की बात हो रही थी, तो क्या अग्निवीर या अग्निपथ का जिक्र जरूरी था? वहां पे कुछ बोल गए, बैठे बिठाए विपक्ष ने फिर उस चीज को उठाया, तो जो शहादत दे रहे थे, जो नमन कर रहे थे, वो एक तरफ चला गया। मुझे लगता है जो उनके परिजन देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि जितनी तो श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करी, उतनी तो सियासत हो रही है आज इस दिन पे। देखिए, अग्निवीर का विरोध बिल्कुल राजनीतिक है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से अग्निवीर पर राजनीति हो रही है वह दुखद है। मैं इसलिए यह कह पा रहा हूं कि भारतीय सेना देश के लिए गर्व का विषय है। चाहे जिस जमाने की सेना रही हो, भारत में जैसी भी सेना रही हो, भारत पर उसने अपने लहू को कुर्बान किया है। और अग्निवीर को सेना में बांट करके देखना, ये सेना का हिस्सा नहीं है या सेना की सुविधाएं नहीं मिलती है,
ये बिल्कुल राजनीतिक है। आज के जमाने की जरूरत है अग्निवीर। और ये कारगिल समिति जो एक बनाई गई थी कारगिल युद्ध के बाद, उसमें भी कहा गया था कि अग्निवीर जैसी योजना की जरूरत है। 1962 में जो भारत चाइना युद्ध हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, उस समय भी इस बात पर जोर दी गई थी कि हमारी सेना में अधिक से अधिक युवा होने चाहिए, और उसके तत्वाधान में अग्निवीर है। आज अगर आपके पास युवा सैनिक नहीं होंगे तो आज आप विश्व की सबसे ऊंची जगहों पर लड़ाई लड़ते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में लड़ाई लड़ते हैं, पहाड़ों पर लड़ाई लड़ते हैं, और पाकिस्तान और चीन जैसे आपके दुश्मन हैं, तो उसमें तो आपको युवा चाहिए। और उसके लिए अग्निवीर जैसी योजना बेहद जरूरी है। और अग्निवीर योजना के लाभ आज भले ही नहीं मिल रहे हो, नहीं दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसके लाभ दिखाई पड़ेंगे। वैश्विक स्तर पर जो सेना में आयु औसत है उससे हम बहुत पीछे थे, लेकिन अग्निवीर योजना के बाद उसका औसत की भरपाई हम कर पाएंगे। तो इसीलिए अग्निवीर बहुत जरूरी है। और ये जो राजनीति होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, आज जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाला है। सेना में नए तरीके के प्रयोग होने ही चाहिए, और अगर हम समय के साथ नहीं होंगे तो पिछड़ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है साहब। ये जमाना वो नहीं रहा है कि सिर्फ बॉर्डर पर सैनिक लड़ते हों। आज रॉकेट से वार होता है, आज मिसाइल दागे जाते हैं। तो ऐसे में क्या सिर्फ वैसे पुराने सैनिकों के बूते आप युद्ध लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। नए प्रशिक्षु चाहिए, नए रंगरूप चाहिए, और उसके लिए युवा जोश चाहिए, युवा समझ चाहिए, और उसके लिए अग्निवीर योजना जरूरी है। और इसी पर ये सरकार काम कर रही है। और मैं तो साधुवाद देता हूं कि अग्निवीर जैसी योजना आई है, और इससे विश्व स्तर पर हमारी साख बढ़ी है। विश्व के सैनिकों के साथ हम मुकाबला कर पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ औसत आयु जो सैनिकों का था पिछले दिनों, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है अग्निवीर के बाद, वह दूरदर्शी योजना का परिणाम है। आगे आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि विश्व के सैनिकों के साथ हमारे सैनिक होड़ मचा रहे होंगे, और हमारे सैनिकों की औसत आयु सबसे युवा होगी। ठीक है प्रियदर्शी जी, सबसे युवा आबादी होगी। जी ठीक है, वापस आती हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण बात है, कहते हैं ना कि जब भी कोई योजना सरकार लाती है तो कुछ सोच समझ के ही लाती होगी। किसी भी योजना का ऐसे ही तो कोई विरोध नहीं हो जाता, लेकिन उसके जो पॉइंट्स है वो क्लियर होने चाहिए। उसमें आप आगे किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, कितने समय के लिए है, फिर आने वाले समय में क्या होगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जैसे कि 4 साल की नौकरी आपकी होती है मान लीजिए, और फिर उसके बाद जैसे अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कह रहे थे कि 25% लोग परमानेंट भी हो जाएंगे। अब वो 25% का उसमें से क्राइटेरिया क्या होगा भाई? ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, बाकी की सारी चीजें तो सबकी सेम है। अब उसमें से 25% आप कैसे निकालेंगे, और बाकी को चलिए रखा, और बाकी दूसरे लोगों का फिर क्या होगा? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके सवाल है। मुझे लगता है वो क्लियरिटी होगी तो शायद इतने सवाल नहीं खड़े होते। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय। किसी को लगता है बहुत अच्छी योजना है, किसी को लगता है बिल्कुल अच्छी योजना नहीं है। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से जिक्र आया और एक बार फिर से पीएम मोदी ने वो तमाम बातों को रखा, आप क्या मानते हैं? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो कारगिल दिवस जो भी शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि स्वदेश परिवार की ओर से। आपने देखा होगा कारगिल युद्ध में हमारे हजारों सैनिक जो है शहादत दिए, और हमने युद्ध को जीता। हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कारगिल जो युद्ध था एक अलग ही तरह का था। काफ़ी ऊंचाई से लड़ा गया, और उसके 2-3 में बीच में जब एक कार्यक्रम हम लोग रखते थे, उसमें कारगिल के नौजवान भी जो थे वो लोग भी आए थे, और उन्होंने अपनी दास्तान बताया था। मैं आज के दिन पर प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ अग्निवीर का मुद्दा आने के बाद सियासत गर्म हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और वहीं पर यह भी कहा जाता है कि 25% लोगों को जो है सेना में स्थायी रखा जाएगा, बाकी 75% लोगों को जो है उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो बाहर जाने के बाद वो कौन सा काम करेंगे, क्या करेंगे, अपना एक समय जो उनका लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लोग भी बोल रहे थे कि वहाँ से जो हटने के बाद वो उनके यहाँ अपने यहाँ जॉब दे देंगे। मेरे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हैं। मैं 1-2 इंस्टेंस आप ही से पूछना चाहूँगा, इसलिए कि आप ज़्यादा अच्छे से जवाब दे देंगे।
एक शार्ट सर्विस कमीशन आपके यहाँ होता है जिसमें लगभग 10 साल 15 साल की नौकरी होती है। सेना में लोग जाते हैं, उसके बाद वो उनको जो है अलग हटना पड़ता है। मेरी जानकारी में है कि बहुत सारे लोग ट्रिब्यूनल में केस भी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि ताकि उनकी जो सेवाएं बढ़ाई जाएं, वो परमानेंट कमीशन की मांग कर रहे हैं। सरकार उनके बारे में कितना सोचेगी ये तो मुझे लगता है कि आप बहुत सालों से जो सेना में हैं रहे हैं और आज की डेट में चूँकि एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता भी हैं, तो आप बड़ी मतलब शिद्दत से बता सकेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। एक बात, अब वही सेम स्थिति अग्निवीर के साथ है। 10 साल नौकरी करने के बाद कई तो 16 साल 15 साल तक नौकरी कर चुके हैं और आज वो कोर्ट में केसेस फेस कर रहे हैं। उनका जो सेना का अलग ट्रिब्यूनल होता है वहाँ पर उनको किसको दिया जाना चाहिए किसको नहीं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 25% लोगों का चयन किया जाना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कैसे आप डिसाइड करेंगे, उसका आप जो क्राइटेरिया बनाएंगे वहाँ भी बहुत सारे बायस्ड लोग होंगे। ऐसा थोड़ी है कि सीधा आपने जो है बड़े क्वालिटी के आधार पर रख दिया। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, योजना का विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरा भी मानना है। खास करके सेना का विरोध नहीं होना चाहिए और कोई भी देशवासी ये नहीं चाहेगा कि सेना के किसी मामले पर इस तरह की टिप्पणी आए। लेकिन जब योजना इस तरह से आए और विवादों में घिर जाए तो वहाँ पर सवाल जरूर खड़ा होता है। हम ये नहीं कहते, सारे देखिए आप उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जगहों पर, राजस्थान, तमाम जगहों पर हजारों युवा जो है अग्निवीर योजना के लिए मतलब सेना में भर्ती होने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं और वो जो तैयारी करते हैं और उसके बाद जाते हैं तो 4 साल 5 साल अगर सेना में रह के और फिर वापस आएंगे घर पर तो उनकी स्थिति क्या होगी। दूसरी बात, सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, आप जो सेना के फ्रंट लाइन में भेजेंगे, वहाँ शहीद होंगे, उनको क्या सुविधा मिलती है, जो परमानेंट सैनिक है उनको क्या सुविधा मिलती है, इनको भी देखना होगा। मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि जो भी सैनिक भर्ती हो, कम से कम ये है कि उनको एक तरह से परमानेंसी रहे, परमानेंट दिखें, या उनको इस बात का गुमान हो। देखिए, मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ वो सेना में रहने के लिए पूरे तैयार हैं, वो चाहते हैं, उनका पैशन है जो है सेना में रहना, लेकिन उनको अलग हटना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि अगर इस तरह का कहीं विरोधाभास होगा, या तो इसमें इस योजना में और सुधार लाया जाए या लोगों को कन्विंस किया जाए। ये देश हित और देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसमें इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। योजना लाइए, बिल्कुल स्वागत है, लेकिन उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है आज के दिन जो सियासत शुरू हुई है ये भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कारगिल विजय दिवस, यही बात देखिए मैंने शुरुआत में ही कही थी इस चर्चा की कि आज के दिन श्रद्धांजलि देनी है, नमन करना है, उन्हें याद करना है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और सबसे बड़ी बात कि आज ही के दिन यदि पीएम मोदी कोई संदेश देते हैं या वो अपनी बात रखते हैं सेना को लेके, तो उसमें अग्निवीर का, ठीक है जुड़ी हुई योजना है सेना के लोगों से, तो ठीक है आप उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस पर सियासत हो जाना मुझे लगता है एक अलग दिशा में वो चला गया। कम से कम ठीक है अपनी बातों को रखिए, क्लियरिटी के साथ रखिए। खैर, जो भी पॉइंट आए, अब उस पर सियासत हो रही है। मुझे लगता है महत्वपूर्ण रूप से अभी भी इस योजना को लेके जो विरोध लगातार आ रहा है, जो बातें इसमें कही गई हैं, कहाँ खामी देखते हैं, क्या सरकार को कुछ चीजों को, हम ये नहीं कह रहे आप बंद करिए या बंद करिए चालू करिए, आप देखिए आपको क्या करना है, लेकिन सही उसका कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन हो, क्लियरिटी हो सबके पास, ताकि विपक्ष भी उस पर आपत्ति ना करे। जिस दिन से योजना आई है उस दिन से सवाल पे सवाल सिर्फ उठे ही चले जा रहे हैं, और आज के दिन तो कम से कम नहीं होना था, तो भी हुआ। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को कारगिल विजय दिवस मुबारक हो। और इस मुबारक मौके पर जो कंट्रोवर्सी खड़ी करी गई है, जिन लोगों ने इस कंट्रोवर्सी को खड़ा किया है, ये उनकी मेंटालिटी भी दर्शाता है। वो इस बात से कभी भी हट नहीं पाएंगे। बट फिर भी मुझे आपके सवालों का जवाब देना है। प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र क्यों किया? प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र इसलिए किया क्योंकि कारगिल विजय दिवस हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा फ्यूचर जनरेशंस इसमें से ही निकल कर आनी है। आप जिस तरह की लड़ाई लड़ चुके हैं, अगले टाइम में हमारा अपना एस्टीमेट था, ये आर्मी का, डिफेंस फोर्सेस का एस्टीमेट था। किसी ने बड़े अच्छे से बताया कि यंग आर्मी होनी चाहिए, बट वो कितनी यंग होनी चाहिए? मैं आपको एक स्पेसिफिक्स दे देता हूँ। इंडियन आर्मी की जो एवरेज एज है वो 32 और 33 साल की है। यूएस की जो एज देखी जा रही है वो तकरीबन 22 से 23 साल की है।
अगर अग्निवीर जैसी स्कीम सक्सेसफुली हम लगाते हैं तो हमारी एज 25 से 26 आ जाएगी। 25 से 26 का लॉजिक आप समझने की कोशिश करिए कि ये 25 से 26 वाली जो फौज है अगर एवरेज रहती है तो ये चीजों को ज्यादा कर पाएगी, बोझ ज्यादा ले पाएगी, हाई ऑल्टीट्यूड में ज्यादा आसानी से ऑपरेट कर पाएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैं 22-23 साल का सेकंड लेफ्टिनेंट था तब और अब में मेरे को उसी कारगिल की जगह और लेह में कितनी तकलीफ होती है और नहीं होती है ये मैं खुद महसूस कर चुका हूं। आप लोगों ने इसको पॉलिटिकली बनाया है, स्टेटमेंट पॉलिटिकल नहीं थी, स्टेटमेंट सिर्फ इस बात पर थी कि आप लोग अग्निवीर को गलत ना समझे, ये एक अच्छी स्कीम है। यस, उसमें मॉडिफिकेशन होने चाहिए, कोई भी नई चीज आती है उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, वो एक ठीक करने वाली बात होती है। लेकिन आपको मैं कृपया कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कहते हैं तो उसे रोक दें। ये नौकरी नहीं है। इंडियन आर्मी में 4 साल की वॉलंटरी सर्विस नौकरी नहीं है, आपको सिर्फ एक कंपनसेशन दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात करी है आपके एडिटर साहब ने, मैं उनका भी सवाल का जवाब दे दूं कि हजारों बच्चे हमारे तैयारी करते हैं, 60,000 ही अंदर आते हैं, ये भी मान लीजिएगा। पहले भी 60,000 आते थे, इस बार थोड़े कम आए हैं। तो हजारों का कहां से मतलब आ गया? 1000 तब भी थे, 1000 अब भी थे। आप लोगों ने कहीं शॉर्ट सर्विस की बात कर दी। शॉर्ट सर्विस मेरे से ज्यादा कौन जानता है, मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। मुझे अगर इंडियन आर्मी ने फिट पाया है, मैंने अपना काम करके दिखाया है, तो हम एक कर्नल भी बने, क्या बड़ी बात है। 50 से 60 साल हो गए आपको एक शॉर्ट सर्विस को करते हुए, क्या खामी है जो आप बता रहे हैं? आपको मेरे कोर्स का मैं बता सकता हूं, मेरे को नहीं पता, बट एवरेज वही होगा जो मेरे कोर्स में। एक्चुअली अगर देखा जाए मोर देन 50% ने खुद ही प्रीमेच्योर मांगी है। क्यों? क्योंकि उनको बाकी एवेन्यूज दिखते हैं, मिलते हैं। आप इसमें कहीं बोल देंगे कि चलिए जी अफसर है इसलिए शायद उसको तनख्वाह ज्यादा मिलती है। मैं कहता हूं अगर वो सिपाही है और सिपाही के तौर पर रिटायर हो रहा है 44 लाख के साथ, वो बिजनेस करना चाहे ना करना चाहे, वो उस पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करे कि उसकी रोजगारी आगे तक बढ़े। किसी ने गलत कह दिया कि 75% क्या करेंगे। देखिए, फैक्ट्स जब बात करें तो सही करें। अगर आप कहते हैं 25% फौज में रह गए, अब बचे 75%, कृपया कर कैलकुलेट करिए वो 64 एजेंसीज जिन्होंने अपने अपने यहां पर एक रिजर्वेशन दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% कवर हो जाएगा, लेकिन आप उसे करेक्टली इवैल्यूएट करें। 64 PSU और बाकी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, जिनका अगर आप टोटल करते हैं वो 64 बनते हैं। मैं कहता हूं हर एक ने 1-1% किया है। हालांकि अगर आप चाहे मैं आपके साथ एक बार डिबेट कर दूंगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी दे दूंगा। अगर 1-1% भी गया है तो 64% हो गया। अगर 64% होता है और 25 वहां है, आप देख लीजिए आप कहां पहुंचे हुए। ये एक आप लोग भ्रम फैला रहे हैं कि 75% क्या करेंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये रोजगार नहीं था, ना होना चाहिए। इंडियन आर्मी का आप लोगों ने बीच में कहीं ये भी कह दिया ट्रेनिंग पर असर पड़ेगा। ट्रेनिंग पे क्यों असर पड़ेगा? ये मेरी फौज है, मैं 24 घंटे में काम कर ट्रेनिंग, 25 घंटे की ट्रेनिंग दे दूंगा, 26 घंटे की ट्रेनिंग दे दूंगा। इट इज अ हार्ड ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होगी, मैं मानता हूं। शैलेंद्र जी, मुझे लगता है एक पॉइंट और बहुत क्लियर करने की जरूरत है। एक सेकंड लास्ट, मैं 10 महीने की ट्रेनिंग कर आया था, एनडीए वाला 4 साल की ट्रेनिंग करके आया था। आपको क्या लग रहा है मैं कम जाबाज हूं? मैं अपने देश के लिए कम श्रद्धा रखता हूं? आप बता दीजिए। ये गलत तरीका है आप लोगों का कैलकुलेट करने का, उसमें सुधार करिए जहां जरूरत है, पायलट प्रोजेक्ट की तरह करिए। आपके पास 4 साल हैं कि आप देखें कि किस तरीके से चीजें ठीक करी जा सकती है, बेहतर करी जा सकती है। बट ये जो आपने रट लगा रखी है, हम इसे रोक देंगे। अरे रोक तो देंगे, क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकल काम करना है इसके ऊपर। क्या रोक देंगे? मैं कहता हूं पब्लिक ने आपको रोक दिया, तो ये ऐसे नहीं होता। आर्मी को डिसाइड करने दीजिए, मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता। इंडियन आर्मी कैपिटल है। ठीक है शैलेंद्र जी, मुझे ये बताइए, ये जो 25% की बात हो रही थी जिनको परमानेंट किया जाएगा, इनका क्राइटेरिया कैसे निकालेंगे? मुझे लगता है आप ही बेहतर बता पाएंगे।
वो आप कौन? मेरे से बड़े स्पेसिफिक पूछ लीजिए। हर साल उनका एक एनुअल कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट भरा जा रहा है, हर महीने उनका एक असेसमेंट रेजिमेंट में भरा जा रहा है, और ओवरऑल एक साल की उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उससे साइन कराकर आर्मी हेडक्वार्टर भेजा जाता है। ये नहीं हो रहा कि 5 साल के या 4 साल के बाद इकट्ठा आप एक धोबी छाप मार्क लगा देंगे। उसको पूरी इंफॉर्मेशन है कि वो पिछले 2 सालों में कैसा कर रहा है, और उस हिसाब से वो अपनी तैयारी कर रहा है। आप मेरे अपने फौज में जब मेरे परमानेंट थे, हमारे यहाँ एसीसी कमीशन है, हमारे यहाँ एसएल कमीशन है, ये मेरे जवान है जो अफसर बनते हैं। आप अगर अफसर का फायदा उठाए, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा जवान फौज का बने, ऑनरेरी बने। ये सब क्या है? बंदे की इंप्रूवमेंट के लिए। आपसे ज्यादा चिंता है हमें अपने वेटरन्स की। मैं आज भी एज अ वेटरन अपनी रेजिमेंट को फोन कर दूं कि मैं तकलीफ में हूं, 2 मिनट में पहुंचती है। मेरी रेजिमेंट तो छोड़ दीजिए, मैंने बीकानेर में फोन किया कि हमारे कोर्समेट का एक्सीडेंट हो गया है, वहां का जनरल ऑफिसर कमांडिंग पहुंच गया कि नहीं, वो वेटरन, क्या जरूरत थी उसे। देखिए, फौज के अंदर आप शक करना बंद कर दीजिए। हमें मालूम है हम कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे उस हार्ड ट्रेनिंग को डाइल्यूट नहीं करते हैं। मुझे आपको बैटल वर्दी बनाना है, मेरे को आपको डिसिप्लिन सोल्जर बनाना है। ये मेरा फर्ज है, ये मेरा हक है, तो मैं उसको डाइल्यूट नहीं होने दूं। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने बहुत तरीके से समझाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक एक पॉइंट, एक एक व्यू को लेकर सामने रखा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अग्निवीर को आप एक नौकरी मान के क्यों चल रहे हैं? कोई भी सैनिक ये समझ के नहीं जाता कि हम यहाँ नौकरी करने जा रहे हैं, वो हरदम देश सेवा सोच के जाता है। मगर इन लोगों ने तो उसको नौकरी बना दिया है, आर्मी को एक नौकरी बना के छोड़ दिया है, क्योंकि तो एक धंधा बना के छोड़ दिया। अरे जनाब, भाई जो भर्ती होके जाता है ना, वो अधिकारी भी बनता है अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर उसने समय से अपने कोर्स किए हैं, अपने कैडर समय से किए हैं। जैसे अभी कर्नल साहब बता रहे थे कि रिपोर्ट कार्ड भरा जाता है, बिल्कुल सही बात है कि उसका हर महीने हर साल का पूरा रिपोर्ट। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मुझे लगता है तो जिम्मेदारी भी सरकार की है ना कि आप अपनी योजनाओं को अच्छे से समझा तो पाए। मानते हैं कि सियासत है, सियासी रूप से सवाल उठते हैं, विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष इतना भी नासमझ तो नहीं होगा कि उसको योजना समझ में नहीं आ रही या उसका फायदा समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा आप उसको समझाने की तो कोशिश करिए। जिस दिन से योजना आई है उस दिन से विरोध हो रहा है। जिस तरह से शैलेंद्र जी क्लियरिटी दे रहे हैं कि भाई बाकी 25% वो कौन होंगे, बाकी के वो कैलकुलेशन निकालिए तो कैसे होंगे। उन्होंने बताया कि हर महीने का, हर साल का एक रिकॉर्ड जाता है, ऐसा थोड़ी है कि 4 साल बाद इकट्ठे ही हम सारी चीजों को, तो ये समझाइए ना, ये तो सरकार समझाएगी ना। देखिए राखी जी, जब से ये अग्निवीर आया, मैं कम से कम इस पर 200-250 बार मैं डिबेट कर चुका हूँ, हर चैनल पे कर चुका हूँ, और मैंने इसी तरह से समझाया कि ये जो 25% लोग जाएंगे वो अपने समय रहते हुए अपने कैडर, अपनी जो भी ट्रेनिंग है पूरी करेंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हर डिबेट में मैं कहता हूँ इस बात को। मगर समस्या है जिसकी आंखों पे पट्टी बनी है, जिसने सिर्फ इसके ऊपर राजनीति करना है, आप कितना ही समझा दिए। कहते हैं ना कि आप सोते को तो जगा सकते हो, मगर जाग रहा है उसको कभी नहीं जगा सकते। तो इसके ऊपर इन लोगों को राजनीति करना है, कांग्रेस को और विपक्षी दलों को। आप कितना भी समझा लो फिर भी ये राजनीति करेंगे, क्योंकि इन्हें सेना को कमजोर करना है। तो इन्हें नहीं दिखाई देता कि इनके जो कांग्रेस के खास मित्र चाइना, वहां भी अग्निवीर की भर्ती होती है, वहां भी यही 4 साल की भर्ती है, तो उसका नहीं बोलेंगे। तो मतलब इनके ऊपर इशारा तो चाइना पाकिस्तान का है ना कि आप हिंदुस्तान की आर्मी को सशक्त होने ही मत दो, इसको कमजोर करो। तो उसी रास्ते पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मुझे एक बात लगती है, सियासी रूप से आप लोग कितने ही आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि कोई अपने फायदे के लिए सेना के जवान को लेकर कोई सियासत करेगा कि वो इशारों पे काम करते हैं या ये होता है वो होता है। सेना तो अपने आप में सक्षम होती है। सर, सेना को तो एक बांध के सेना को किसने रखा? सरकारों ने तो रखा था। फ्री हैंड छोड़ते ना आप लोग, फ्री हैंड छोड़ते आप लोग तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। शायद राखी जी, शायद आपको याद होगा कि जब शैलेंद्र जी आ रही हुआ था तो हमारे सेना से सबूत मांगा था। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना ने करी थी तब भी तो सबूत मांगा था, सेना से ही सबूत मांगा था। तो ये वो लोग हैं सेना से सबूत मांगने में पीछे नहीं रहते।
तो तभी तो वो सवाल उठाते हैं कि पुलवामा अटैक हुआ था तो उस पे भी कुछ नहीं हो पाया सर, उस पे भी कोई बात नहीं आ पाई। तो मुझे बताइए, ना तो बीजेपी उसमें कम पड़ती है, ना कांग्रेस कम पड़ती है, ना कोई और कम पड़ता है। आप लोगों ने किसी ने भी तो सेना को नहीं छोड़ा। अब तो मुझे वहां आना पड़ेगा, योजना तो गई अभी साइड में। पुलवामा पे पूरी रिपोर्ट हो चुकी है, पूरे एविडेंस आ चुके हैं। कहाँ है सर? दोषी थे वो जेल में है, जो दोषी है वो जेल में है, सब कुछ हो चुका है। मगर इन्हें राजनीति करना है, वो करेंगे। आप कितना भी आप उसको साफ सुथरा करके दिखा दो कि ये रही रिपोर्ट, फिर भी ये तो राजनीति करेंगे। इन्हें करना है क्योंकि इन्हें मालूम है कि देश इनको नकार चुका है, तो झूठ बोल के सत्ता हासिल करना है। जैसे अभी लोकसभा में इन्होंने राहुल गांधी ने कहा था खटाखट सबके खाते में हर महीने 8,000 रुपए आएंगे, मगर जब जीतने के बाद अब वही महिलाएं, वही लोग जो है ना इनके कार्यालय पे पैसे लेने। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, राहुल गांधी ने सरकार बन जाएगी यदि इंडिया ब्लॉक की, या वो जीत जाएंगे उसके बाद ये प्रॉमिस किया था। प्लीज है ना, एक तो किसी भी स्टेटमेंट को अलग तरीके से मत ले जाइए, चाहे वो सेना को लेके हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे राहुल गांधी का हो या पीएम मोदी का हो। जहाँ इनकी सरकारें हैं वहां दे दें, वहां क्यों नहीं दे रहे? वहां दे दें। कर्नाटक में है, हिमाचल में वहां सरकारें हैं, वहां दे दें। वहां किसी ने मना किया है? वो कांग्रेस ही जवाब देगी सर, उनको देना है कि नहीं देना, उस पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। इसके बाद राजकुमार जी, 1 सेकंड आ रही हूँ। शैलेंद्र जी बोलिए। राजकुमार जी, बस मैं आधा मिनट लूंगा। अगर आप सॉरी, आपको बोलना चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ। पहली बात मैं करेक्ट कर दूं, चाइना में सिर्फ 2 साल की सर्विस होती है, जो सो कॉल्ड इक्विवेलेंट टू अग्निवीर है, जिसको हम बोलते हैं कंपलसरी, और वो भी वॉलंटरी बाय द वे। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जिम्मेदारी होती क्या है? जिम्मेदारी होती है आपकी एज अ मीडिया रिपोर्टर, मेरी एज अ सो कॉल्ड पैनलिस्ट, कि हम सही बात करें। बड़ी सीधी बात है। आप सुने, हम हर तरह का व्यू दें, हम 4 लोग 5 लोग बैठे हैं, अपना अपना व्यू दें, और उसको आप मॉडरेट कर पब्लिक तक पहुंचाएं बिना किसी बायस के। ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। अब आगे बात सरकारों में। सरकार की जिम्मेवारी क्या है कि वो सेना का साथ दे एक उस डिसीजन मेकिंग में कि चलिए जी, आप जो सर्जिकल स्ट्राइक है आप कर लीजिए, हम इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं। आर्मी की जिम्मेदारी क्या है कि आर्मी उसे सक्सेसफुली कैरी आउट करे, कम से कम अपने लॉसेस हो, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो। ऑपोजिशन की क्या जिम्मेदारी है कि वो उसे पार्लियामेंट में एक उस तरीके से डिबेट करे, उससे चीजें करे। पब्लिक में आकर, मीडिया में आकर जब आप प्रूफ मांगते हो तो आप सरकार से नहीं मांग रहे हो, ये गलत बात है। आप मेरे से मांग रहे हो। मेरा डीजीएमओ अगर सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सप्लेन कर रहा है और आप पॉलिटिकली आप गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का कंधा रखकर उस पर सवाल उठा रहे हो, किस पर सवाल उठा रहे? मेरे पर उठा रहे। उस LACLOC जिसकी ना आपको स्पेलिंग आती है, ना आपको उसका नॉर्थ पता है, ना उसका साउथ पता है। किसी ने कहा था, सो कॉल्ड लीडर ने, कि आपने तवांग में सिपाही पिटवा दिए, फौज को पिटवा दिया। तवांग है कहां? तवांग में ये जो जहां सिपाहियों की पिटाई हुई, जो बता रहा था, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो तवांग में जिस जगह की बात कर रहा है उसको वो यांग से नहीं बोल पा रहा? यांग से क्यों नहीं बोल पा रहा? उसे पता नहीं। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने क्या कह दिया कि आपको आपसे जमीन छीन ली और आपको पीछे हटा दिया। मैं कहता हूं, मैं आपके चैनल पर भी कहता हूं, मैं गारंटी नहीं देता, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। पेंशन लेनी बंद कर दूंगा अगर किसी भी एक पोस्ट के ऊपर, अगर एक एग्जांपल जिस तरह से दिया जा रहा था कि अगर पेंगोंग त्सो की किसी भी एक पोस्ट के ऊपर इंडियन आर्मी को पीछे धकेल कर चाइना ने उस पर कब्जा किया है, कर लीजिए मेरे से एक एक पॉइंट पर, एक एक मीटर के ऊपर डिबेट। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, फैक्चुअल बात कर रहा हूं। फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि हम सभी लोग, आई डोंट नो क्यों, पॉलिटिकली इतने बायस हो जाते हैं कि और इसी तरह दिखने लगते हैं। अरे भाई, एक्चुअल्स की बात करो ना। अगर आपको पता है कि PP14 कहां है, PP15 कहां है, तो मेरे से बात करो। ये बोल देने से काफी नहीं है कि आपके पेट्रोलिंग पॉइंट सारे के सारे चाइना ने हड़प लिए। ठीक है, कौन सा ऐसा पिल्लर है जो वो निकाल के ले गया? दिखाइए मुझे, चलिए मेरे साथ। ठीक है शैलेंद्र जी। राजकुमार जी,
बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। मुझे लगता है ऐसे पैनलिस्ट हैं आज चर्चा में कि अभी भी कोई ऐसा सवाल है या विरोध जैसी बात है या राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति है या योजना को लेके आपत्ति है तो आप बोल सकते हैं। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हुई हैं अभी। बिल्कुल, बहुत चीजें क्लियर हुई। पहले मैं भदौरिया साहब को कहना चाहूंगा, आपने पुलवामा अटैक वाली जो बात बताई कि गिरफ्तार हो गए, जेल में होगी, पूरा देश एक व्यक्ति का भी नाम तो जानना चाह रहा है, ना तो मीडिया में आया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, ना मीडिया में, किसी ने पूरा देश जो चीज को जानना चाह रहा है कि गिरफ्तार हुआ, कौन उसमें दोषी था। हमें भी शायद हम भी बोलना बंद कर देंगे, आप उन मुजरिमों का, उनका दोषियों का नाम बता तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी मैं थोड़ा सा इस बात पे जाना चाहूंगा कि जो अखबारों में आता है, जो मीडिया में सैटेलाइट के जरिए दिखाए जाते हैं कि चीन ने यहाँ पे अपने घर बना लिए, यहाँ पे उन्होंने क्या बोले जो पुलिया बना ली, तो मुझे हम लोगों को, मैं एक आम भारतीय होने के नाते ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि सैटेलाइट झूठे हैं या मीडिया झूठी है, कौन झूठ बोल रहा है। हम देश की जनता ये जानना चाहते हैं, हम भी गुमराह है इस बात को लेके। तो वो भी दूसरा थोड़ा सा इस बात में मैं एक बात पे आना चाहता हूँ कि अगर अग्निवीर पे बिल्कुल भी कांग्रेस ने हमेशा सेना पे कभी सवाल नहीं उठाया, लेकिन उनकी जो प्रक्रिया है, उनकी जो खामियां है, हमेशा चाहे हमारे लीडर हो चाहे कोई भी, उन्होंने बस उन खामियों पे बात की है। बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना ये भाजपा से अच्छा कोई जानता नहीं, उनके प्रवक्ताओं से अच्छा कोई जानता नहीं, पूरे देश ने देखा है। हम आज भी एक बात कहते हैं, अभी शहीद के अंशुमन सिंह जी की जो माता जी थी, उन्होंने भी बोला कि अग्निवीर में सुधार होना चाहिए, या तो इसे बंद करो या इसमें सुधार करो। समस्या क्या होती है, अग्निवीर के परिवार वाले बहुत सारे रिटायर्ड सैनिक भी बोलते कि हाँ इसमें कुछ खामियां, इसको होना चाहिए। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं हमने सेना का कब विरोध, लेकिन हाँ बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करना कि थोड़ा सा दुखदायी होता है, गलत होता है। अगर सही होता तो क्या के स्टेटमेंट आते जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे वो गलत है, क्या उनके परिवारों के जो स्टेटमेंट आते तो या फिर वो झूठे। भाई सच माने तो फिर किसको माने, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल इस देश के सामने खड़ा है। मैंने इसीलिए एक चीज शुरुआत में बोली थी, किसकी जिम्मेदारी है? जो जिम्मेदारी है, जो समझा सकता है, जिसको समझाना है, वो अपनी बात रखे ना। अभी आपने एक बात बोली कि वो सैटेलाइट झूठे होते हैं या मीडिया चैनल्स झूठे होते हैं जो दिखाते। मुझे बताइए ना, कोई भी मीडिया चैनल यदि फेक चला रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार देखे ना कि देश में हम बैठे हैं, काम हमारी सेना कर रही है, आप जो फेक फैक्टर्स हैं वो आप कैसे दिखा सकते हैं? ये भी तो सरकार को करना है, कौन करेगा? तो जब आप लोग कर ही नहीं रहे हैं तो फिर कैसे चीजें आएंगी? और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीजें इस तरीके से दिखाने का किसी का इतना मादा होता है कि वो इस तरह के फैक्ट्स को भी चलाए। तो बहुत सारी चीजें। शैलेश जी एक सेकंड रुकिएगा, वापस आ रही हूं, एक सेकंड रुकिएगा। प्रियदर्शी जी, बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर आउट हुई हैं और मुझे जितना मैं समझ पा रही हूँ, जितनी मैंने डिबेट्स इस विषय पर करी हैं पहले भी, मुझे लगता है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बार बार वही बात आ रही है, कहीं कोई डाउट है, क्लियरिटी नहीं है, तो जिसकी सरकार है भाई जिम्मेदारी उसकी, सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे, तो जवाब तो उन्हें अपना देना पड़ेगा। देखिए राखी जी, मैं भारत की पत्रकारिता के आरपी श्रीवास्तव के साथ सहमत होते हुए कहना चाहूंगा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। उसी तरीके से अग्निवीर जो योजना है उसमें अगर कुछ खामियां हैं तो उसको दूर करना चाहिए, और सरकार अगर अग्निवीर को सही मान रही है तो उसका स्पष्टीकरण भी उसे ही देना चाहिए। हम लोग तो कह ही रहे कि अग्निवीर योजना अच्छी है, लेकिन हम लोगों की बात से ज्यादा गंभीरता सरकार की बात की गंभीरता की होती है। सरकार को, मोदी जी की सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अग्निवीर में कोई ऐसी खामी नहीं है जिससे देश को नुकसान हो रहा है, देश के युवाओं को नुकसान होगा। लेकिन आरपी श्रीवास्तव ने जो सवाल उठाया है वह भी जायज है कि 4 सालों के बाद क्या होगा अग्निवीर वालों का, अग्निवीर वाले कहाँ जाएंगे? वे अगर प्रशिक्षित हो भी जाते हैं तो जिस क्षेत्र में उनका प्रशिक्षण हुआ है, एक डर है कि उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, सेना पर कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यह योजना है उस पर उसका कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है, उस पर स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। हम मानते हैं कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर दुष्प्रभाव होगा और अगर कुछ है तो उस पर सरकार जवाब दे। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी। देखिए, मैं अभी सुन रहा था,
हमारे सेना के लोगों की बात सुन रहा था, निश्चित रूप से उनके डेडिकेशन और तमाम चीज़ों में कोई सवाल खड़ा करना हमको लगता है स्टूडियो में बैठ के ठीक नहीं होगा, एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ले दे के मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ना भी ठीक नहीं है। भाई मीडिया क्या करेगा? मीडिया के सामने जो तथ्य आते हैं, जो बयान आते हैं, उसी के आधार पर दिखाता है, काम करता है। तो ये सवाल खड़ा करना, अग्निवीर हो चाहे अन्य योजनाएँ हों, चाहे जो अभी आप जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, चाहे बालाकोट की बात करें या फिर पुलवामा अटैक की बात करें, ये कौन करता है? इस पर भ्रम कौन फैलाता है? या तो सत्ता पक्ष के लोग फैलाते हैं या विपक्ष के लोग फैलाते हैं। हमारा तो सिर्फ काम ये है कि जो भी तथ्य सामने आते हैं उस पर हम लोग डिबेट करते हैं। और रही बात ये कि अगर मान लीजिए जब पॉलिटिकल राजनीतिक दल सेना के शौर्य का श्रेय लेकर के अगर मान लीजिए अपना जो एजेंडा सेट करते हैं, तब सवाल खड़ा होता है, तब चारों तरफ से सवाल खड़ा होता है, तब सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष जो आज हमेशा से है, विपक्ष की भी सरकारें नहीं, सत्ता पक्ष की भी सरकार है, और दोनों को देखने की जरूरत रखिए। मेरा ये कहना है कि हमारी सेनाओं पर गर्व है पूरे देशवासियों को, एक नहीं कई युद्ध जीता है। और आपको एक बताया, समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसमें मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए। इनमें बहुत सारे जो है एक तरह से जो नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें लैस होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं हमसे एक कदम आगे चलने की सोचते हैं, तो उनका हमें मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। लेकिन सारी चीज़ों के बीच में अगर इस तरह की योजना आती है और विवादों में पड़ती है तो सवाल खड़ा होता है, और हमें लगता है कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए और विपक्ष को भी संयम बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमा है। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। मैं आपको बड़े कंस्ट्रक्टिव पॉइंट दे रहा हूँ। किसी ने बोला कि दोषी को सजा हुई या नहीं हुई, आपने क्या किया? आपने आरटीआई डाल के क्यों नहीं पता किया? क्या जरूरत है? ये आरटीआई जो है वो मीडिया डालेगा, क्यों नहीं डाल सकते सर? बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है, बिल्कुल डाल सकते हैं आप। आपने बोला कि चाइना की सैटेलाइट इमेजरी है। सर, मैं सैटेलाइट इमेजरी का कोर्स किया हुआ आदमी हूँ, एक्सपीरियंस चाहिए 5 से 7 साल का। एडवांस कोर्स करने के बाद कहीं थोड़ा बहुत पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है। फिर भी क्योंकि हमने ये यूएस की एक रिपोर्ट के ऊपर ये स्टोरी चली थी, 26 किलोमीटर दूर क्लास 70 ब्रिज बनाया है, पेंगैंगसो के ऊपर जो ब्रिज बनाया है वो 26 किलोमीटर दूर है। क्या आप कभी भी सपने में वहां तक गए थे? आपका मतलब मैं फौज, हम नहीं गए थे। वो 26 किलोमीटर उसके तरफ है, वो उसको बिल्टअप कर रहा है, गलत कर रहा है, हमें प्रोटेस्ट करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता, ये आप लोगों का काम है। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हद सिर्फ पेंगैंगसो तक है। ठीक है, चलिए शैलेंद्र जी ठीक है, बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात पूरी चर्चा से एक चीज निकल कर आई है, कोई भी सेना का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर शुरू से जब से योजनाएं सवाल उठे हैं उस पर क्लियरिटी की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी सरकार की है। बहुत सारे पॉइंट और तथ्य अभी क्लियर हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी भी कोई सवाल या बात है, जैसे कि आप 4 साल के बाद वो तमाम लोग क्या करेंगे। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें पॉइंट वाइज, मुझे लगता है सरकार प्लीज उसको क्लियरिटी से सही करे, और यदि कोई संशोधन की जरूरत है तो आप उसको भी करिए, कुछ करेक्शंस हो सकते हैं वो भी करिए, लेकिन इस तरह से प्लीज सिर्फ शहादत पर और शहीदों पर इस तरह से सियासत ना हो, बस यही कह सकते हैं। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बात तो सही है, देखिए कि कहीं ना कहीं कारगिल विजय दिवस सियासी अग्निपथ है, बिल्कुल है, क्योंकि बयान आएंगे और आप जैसे दिग्गज ही देंगे जो बैठे हैं जनप्रतिनिधि बनकर, जिनको जनता ने चुना है। जब आप ही लोग इस तरह से सवाल उठाएंगे तो फिर चर्चा क्यों नहीं होगी। अब मुझे लगता है ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्लीज इन सारी चीजों को कम से कम कोई योजना यदि आप लाए हैं तो उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्लियरिटी के साथ रखिए, नहीं तो ये सियासत ऐसे ही जारी रहेगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।